सो व्हेन टू सेल का सही आंसर है जब आपको टर्मिनल वैल्यू कोई स्टॉक का आपको नजर आता है कि ये खत्म हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम। तो आप बारबेडोस के पिच पे खड़े हो गए हैं बैटिंग करने को, और पुराने जमाने के कॉटनी वॉल्श आ गए हैं बॉलिंग करने, और समझिए एम्ब्रोज आ गए हैं। तो हम्म। आपको पहला 1 घंटा पिच पर टिका रहना पड़ता है। मैं विकेट नहीं खोऊंगा, चाहे 1 घंटे में हम 20 रन ही बनाए 12 ओवर 15 ओवर में। देखिए, मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ, शिकार को खरीदो, शिकारी को नहीं। बिकॉज हम्म। आप अगर हम्म। अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपको लगता है बगल वाला 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उससे बात कर लें, हम लोग ले लें, दोनों ड्यूप्ले बना लें, कुछ कर लें। आप अगर हम्म। उसका फ्लैट 40 लाख का होगा ना, आप पूछने जाओगे सुबह चाय पे कि यार बॉस बेच देगा क्या, वो सीधा हम्म। 50 लाख बोलेगा आपको। आपको हम्म। 40 या 20 या 15 स्टॉक आइडियाज मिलने बहुत मुश्किल है। आपको 8-10 मिल गए, आपकी लाइफ बन गई। सो द गवर्नमेंट हम्म। ऑफ यूएस, द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड द फेड आर द टू बिगेस्ट बुल्स ऑन द ग्लोब। और जब तक वो ठीक है, आप ठीक रहेंगे। तो इफ हम्म। यू डोंट हैव कैपिटल, यू हैव टू कट एक्सपेंसेस। आपको पीवीआर के शोज नहीं जाने हैं, आपको रेस्टोरेंट में खाना हम्म। नहीं खाना है, एंड इट लुक वेरी डिस्ट्रॉइंग। बट हम्म। इनिशियली दैट्स द ओनली वे आउट। डबल इन वन ईयर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको हम्म। छक्का मारना है तो क्रिस गेल की तरह मारना है कि 15 मीटर बाउंड्री लाइन के पीछे जाए। पी इंटू 1+r/100 क्लास 5 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। आर इज द रेट। हम्म। हम जिंदगी भर इसी लगा हम्म। देते, क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न देगा। अरे भाई, एन को बढ़ा हम्म। दो, नंबर ऑफ ईयर्स। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं, तो कम से कम 10x इन हम्म। 10 ईयर्स आपको करते रहना होगा। दिस इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, हम्म। 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का एक और एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी सीए रचना रनाडे से और हमने बहुत सारे मुद्दों पे जो है वो चर्चा करी थी। आपने अगर वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग, मार्केट के बाद की सारे के सारे एपिसोड देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखिए। हमने लास्ट वाले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करी। इवन हमने रचना मैम से ये भी पूछा था कि उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होती है स्टॉक मार्केट से। तो इस सारे खुलासों के लिए ज़रूर 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 एक बार आई बटन में हमारी मार्केट की बात की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है बसंत महेश्वरी, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट हैं और साथ साथ एक इन्वेस्टर भी हैं। बसंत सर इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की दुनिया में 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्वेस्टर होने के साथ साथ बसंत सर एक ऑथर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। 2006 में उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल www.theequitydesk.com भी लॉन्च किया था, जो इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे वो अपने थॉट्स और आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। बसंत सर CNBC, TV18, ET नाउ, जी बिजनेस, मिंट एटसेट्रा जैसे मीडिया चैनल्स पर रेगुलरली अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। बसंत सर लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP के को-फाउंडर भी हैं। इन्होंने अपनी बुक द थॉटफुल इन्वेस्टर, अ जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के जरिए से इस बात पे फोकस दिया है कि जितना जरूरी वेल्थ बनाना है उतना ही जरूरी उस वेल्थ को रिटेन करना भी है। और उन्होंने इन्वेस्टिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को टच किया है जो एक आम निवेशक को अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में और पुअर स्टॉक्स को अवॉइड करने में काफी मदद करता है। तो आज का एपिसोड होने वाला है काफी धमाकेदार और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग सीखेंगे और सीख के उन्हें जरूर अप्लाई करके देखिएगा। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का एपिसोड मार्केट की बात ग्रो के साथ विद बसंत महेश्वरी। हेलो बसंत सर, कैसे हैं आप? गुड गुड, बहुत अच्छा, बताइए। सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे एंड उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हमारा ये शो देखते हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आज मैं शो को थोड़ा डिफरेंट तरीके से शुरू करना चाहता हूँ बाय आस्किंग द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ टू सेल और व्हेन टू सेल। ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के माइंड में कि अपना इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो कब कब उसमें से हम लोग बाहर निकले, कब हम लोग सेल करें। तो क्या गाइड करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? देखिए, इसमें दो तरीके हैं देखने की। अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे, सो यू वुड वांट टू सेल एवरी क्वार्टर एंड बाय द नेक्स्ट क्वार्टर, बिकॉज if your company has reported lower earnings, the brokerages will come out and say it's a sell. If you have an IT company and there are fears of recession, they will say come out and sell.
बट यू कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स. सो व्हेन टू सेल का सही आंसर है जब आपको टर्मिनल वैल्यू कोई स्टॉक का आपको नजर आता है कि ये खत्म हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक यू बैक, और व्हेन टू सेल इवेंट्स बहुत कम होते हैं एक बढ़िया कंपनी के लाइफ में. फॉर एग्जांपल आई टेक यू बैक टू एन इवेंट भारती एयरटेल 2003 to 2008, huge money, huge profits, but 2008 you had almost sold an इंटरनेट, आई मीन एन एयरटेल सिम टू एवरी सेकंड इंडियन. आप कहाँ बेचने जाओगे? तो भारती बोला अब मैं जाऊंगा अफ्रीका बेचने. तो द मैनेजमेंट वाज टेलिंग यू दैट इंडिया इज सैचुरेटेड, सो दैट वाज द टाइम टू सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप ऑब्नॉक्शियसली लार्ज हो जाता है तो अर्लियर यू नो वी यूज्ड टू फियर इट. सो इन कोविड टाइम्स we had Bajaj Finance which fell from 4800 to 1800 and everyone used to say इसको बेचो बेचो बेचो. क्यों? क्योंकि इसके लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होगी. बट दैट डजंट मीन यू हैव टू सेल अ स्टॉक. फॉर एग्जांपल आपके पास अभी सीमेंट कंपनी है जिनका इनपुट फॉर एग्जांपल कोल है एंड क्रूड है और वो है, तो ऑब्वियसली एक क्वार्टर खराब होएगा. आपके पास मीडिया कंपनी है जिनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड विल बी इंपैक्टेड बिकॉज एफएमसीजी गाइज आर ट्राइंग टू मैनेज देयर own margins. So you don't sell them. You sell only when you think that there is a permanent destruction in the economic character of that business and beyond. For example, two-wheelers in the 90s, they made huge money. Early 2000, 2001, 2002, 2003, you had almost saturated. So Hero Honda, Bajaj Auto, आप बेच दो भाई, घर चलो. और बजाज ऑटो ने खुद ही बोल दिया when it went into insurance. So that way. राइट एक चीज़ सर इसमें और भी है सेलिंग से रिलेटेड कि कई बार इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं, मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे कि हम प्रॉफिट बुकिंग कब करें, और मतलब हम अपने गोल बेस पे प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर जैसे आपने बताया कि जब आपको सैचुरेशन दिखे तब प्रॉफिट बुकिंग करें. तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ज्यादा डिस्कशन प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर था, लॉस बुकिंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है. और प्रॉफिट अगर आप डबल पे करोगे तो आप कभी 4 टाइम्स नहीं बना पाओगे. आप 5x पे प्रॉफिट बुक करोगे तो 10x नहीं बना पाओगे. तो एज एन अर्ली इनिशियल इन्वेस्टर ही सो शेकी अबाउट द मार्केट, ही ओनली हर्ड बैड स्टोरीज अबाउट द मार्केट. उसको लगता है ये पैसे टेबल पे पड़े हैं कैसीनो में, उठा लो जल्दी से नहीं तो कोई और ले लेगा. दैट्स नॉट द वे टू डू इट. इफ योर कंपनी इज डिलीवरिंग ग्रोथ, आप प्रॉफिट बुक न करें. स्टॉक 20% 30% गिरेगा, स्टे ऑन विथ इट. बट हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस खराब हो गया तो 20% कॉस्ट प्राइस से भी नीचे आए बेच दो. ये मत बोलो कि मेरा भाव आएगा तो मैं बेचूंगा. सो आप जितना जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे उतना आप अपने आप को, यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग मल्टीप्लाइड गेन्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट. सर आपने ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की बात करी, खासकर आपने टू व्हीलर स्टॉक्स की जब बात करी, बजाज और हीरो होंडा का हमने नाम लिया. सर एक और स्टॉक के सेक्टर से आता है आइशर मोटर्स. उसको हम कैसे देखते हैं? क्या उसका भी अब वो इकोनॉमिक करेक्टर हो गया है कि भाई पूरा का पूरा सैचुरेशन आ गया है, या उसमें कुछ और अभी आपको दम नजर आता है? मेरे ख्याल से आयशर की स्टोरी चली थी रॉयल एनफील्ड के लिए, लोग उसको लिए थे वॉल्वो ट्रक्स के लिए, बट चल गई रॉयल एनफील्ड के ऊपर. सो आयशर ने भी 5-7 साल पहले, इफ यू रिमेंबर, दे सेड वी आर गोइंग इंटरनेशनल एंड आई थिंक देयर सीईओ इज ऑलरेडी सिटिंग एट लंदन. सो व्हेन अ कंपनी गोज इंटरनेशनल लाइक दैट, इट टेल्स यू बॉस इंडिया में तो यार अब नहीं हो सकता है. तो अब छोटे गांव से आदमी बड़े गांव में क्यों आता है? क्योंकि बोलते छोटे गांव का मैंने सैचुरेट कर दिया, अपना माल बेचना, तो लेट्स एक्सपैंड. सो आई थिंक आयशर हुआ, ये हुआ. ऑटो तो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेन है अभी. तो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर द नेक्स्ट 10 years. तो अगर आपको प्ले करना है तो आपको ईवी प्ले करना चाहिए. ईवी, ओके. तो ईवी पे भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. हमारा सर जो ऑडियंस है वो काफ़ी यंग ऑडियंस है, और यंग ऑडियंस को हम ये नहीं समझा पाते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है. आपके थॉट्स क्या हैं? आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहें या किसी को समझाना चाहें कि भाई आप इक्विटी में आए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, तो क्या कैसे आप बोलना चाहेंगे उसको? देखिए, सोचने का ये है सबसे बेस्ट बात कि जो अमीर हुआ है शेयर बाजार से वो लॉन्ग टर्म से ही हुआ है. आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट के खर्चे और कहीं का छोटा मोटा वेकेशन ही निकलेगा. लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ, इन द सेंस वर्किंग लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बगैर मुझे नहीं, आई डोंट नो एनीवन हु हैज डन इट. सो एटलीस्ट 10 years ऑफ कंसिस्टेंट. सो द इन मार्केट्स वी से सर्वाइविंग इज विनिंग. इफ यू कैन सर्वाइव यू विल विन. तो आप बारबेडोस के पिच पे खड़े हो गए हैं बैटिंग करने को, और पुराने जमाने के कॉटनी वॉल्श आ गए हैं बॉलिंग करने, और समझिए एम्ब्रोज आ गए हैं. तो आपको पहला 1 घंटा पिच पे टिका रहना पड़ता है. मैं विकेट नहीं खोऊंगा, चाहे 1 घंटे में हम 20 रन ही बनाए 12 ओवर 15 ओवर में, बट यू डोंट हैव टू लूज योर विकेट. सो देयर आर टाइम्स इन द मार्केट वेयर यू विल हैव एन कर्टली एम्ब्रोज बॉलिंग बीमर्स एट यू, लाइक इट वाज 2 months बैक, लाइक इट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. आप परेशान होइए, आप लोगों को फोन करिए, आप व्हाट्सएप चेक करिए, आप ट्विटर पढ़िए, जो करना करिए, लेकिन शेयर मत निकलने दीजिए डीमैट से. अगर आप शेयर निकलने दे दिए
तो वापस सेकंड इनिंग्स में ही बैटिंग मिलेगी, उस इनिंग्स में वापस बैटिंग नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू लुक एट इट दैट वे. हाँ, बट अगर आपकी कंपनी गड़बड़ हो गई है, फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, तो पहले जीरो मार के 20% नीचे करके आप बेचिए. अगर आप डर के नहीं बेचेंगे कि भाव घट जाएगा, तो कोई और बेच के और बेच देगा. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर कंपनी, इफ अ फ्रॉड हैज बीन आइडेंटिफाइड, इफ देयर इज अ परमानेंट कैरेक्टर प्रॉब्लम इन अ कंपनी, इकोनॉमिक कैरेक्टर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, you sell the stock 20% down, because if you don't sell it, somebody is going to knock it off 40%. तो वो एंगल से सोचना चाहिए. राइट सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और जो क्रिकेट की एनालॉजी आपने दी है आई थिंक उससे काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे. बट बशर्ते लोग एम्ब्रोस को और कर्टनी वॉल्श को आज की डेट में जानते हो. जो नहीं जानते एक बार ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, क्या कमाल के फास्ट बॉलर्स थे, कैसे लोग बाग उनसे डरा करते थे. सर अभी हमने देखा है कि मार्केट में एक रिकवरी नज़र आ रही है, ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आ रही है. तो अब हम आस लगाएं कि बुल रन आने वाला है. बहुत बड़ी रिकवरी है, बहुत बड़ी रिकवरी है. मुझे लगता है आप देखे होंगे कि हम ट्विटर पे भी लिखा करते थे कि देखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में इज ब्लाइंड, इन द लॉन्ग रन इट इज गुड बाइनोकुलर आइज. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि 2 महीना पहले सबको रिसेशन का डर था. अब इन्फ्लेशन इज अ स्टैटिस्टिकल रेफरेंस. पिछले साल क्रूड 120 था, इस साल अगर 120 भी रहा तो इन्फ्लेशन 0 होगा. दिस पीपल डोंट रियलाइज कि क्रूड 120 का 130 भी हो गया तो 10% इन्फ्लेशन नहीं होगा, 10 से कम होएगा. बट और सेंट्रल बैंक का काम ही इन्फ्लेशन तोड़ना. सो नाउ व्हाट आई थिंक द मार्केट इज डिस्कवरिंग एंड rejoicing and celebrating the cut in interest rates by the Fed next year onwards. तो आई थिंक, और आपको सबसे पहले वो नजर आएगा नैस्डैक में, बिकॉज नैस्डैक के स्टॉक्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, होने नहीं चाहिए, वो वैल्यूएशन के लिए होते हैं. बिकॉज जो हमारे दर्शक थोड़ा सा डीसीएफ समझेंगे, डीसीएफ का आप गूगल करें जरूर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे होता है. उसमें आप एक फिगर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप बढ़ाएंगे तो आपका टर्मिनल वैल्यू कम आएगा. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे सारे ब्रोकरेजेस 3 महीने के लिए भी अगले 20 साल की कंपनी की लॉन्जिविटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये 1 साल बाद तो इंटरेस्ट रेट घटेगा. तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट, मुझे लग रहा है, इज रिजॉइसिंग एंड सेलिब्रेटिंग कि इन्फ्लेशन पे हमने कंट्रोल पा लिया है. और आप अमेरिका में भी देखिए तो लंबर का दाम, जिसको लक्कड़ बोलते हैं वहां पे, हम लकड़ी बोलते हैं वहां पे, लंबर का दाम, गैस का दाम, कॉपर का दाम, सारे खत्म हो गए हैं. तो मुझे लगता है कि वी हैव जस्ट कॉन्कर्ड इन्फ्लेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. अब ये बेस इफेक्ट चलता रहेगा 2 4 6 महीने तक, और फेड डिस्टर्ब नहीं करेगा आगे. क्या बात है, बहुत ही यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया, क्योंकि अभी हम जिससे भी बात करते हैं वो इन्फ्लेशन को लेके इतना चिंतित नज़र आते हैं कि पता नहीं क्या जो है वो क्या विस्फोट होने वाला है इन्फ्लेशन को लेके. बट आई थिंक आपने उसको बिल्कुल नेल करा है कि वी हैव ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड द इन्फ्लेशन, राइट? बिल्कुल, बिकॉज ये स्टेटिस्टिकल रेफरेंस है ना. अगर आज के दिन क्रूड $100 है और अगले साल क्रूड $90 हो गया, तो आप बोलेंगे इन्फ्लेशन तो 10% घट गया. इन्फ्लेशन कहाँ है? 90 ज्यादा है, मुझे पता है 90 ज्यादा है, क्रूड 70-80 रहता है, बट 90 also is a big number. But relatively, inflation is always a relative comparison. We don't talk about inflation as 10-year CAGR. So inflation is always a year-on-year reference. So I think it's statistically and arithmetically quite possible that inflation is a thing of the past now, at least for the moment. राइट सर, एक हमने आपकी वेबसाइट जब विजिट करी तो हमने उससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. अब उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ. तो आपने, आपकी जो फिलॉसफी लगी फंड्स की, आपके जो फंड्स आप मैनेज करते हैं उसकी जो फिलॉसफी लगी वो ये है कि यू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग ट्रेंड. तो ये आपके लिए कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक लेमैन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे इस चीज़ को कर सकता है? और थोड़ा सा ट्रेंड्स के बारे में और बताते हुए, जो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, थोड़ा डिटेल में मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूँगा. मैं आपकी कंपनी से ही एक्सप्लेन करूँ. जैसे ग्रो हुआ फॉर एग्जाम्पल, आप केटर कर रहे हैं वो छोटा आदमी को, जो छोटा नॉट इन सेंस ऑफ थॉट बट इन सेंस ऑफ कैपिटल. तो छोटा जो इन्वेस्टर है वो 50,000 लाख 2 लाख रुपया लेकर आ रहा है, वो कभी पुट खरीदता है, कॉल खरीदता है, कुछ भी करता है. अब वो पैसे बनाए या नहीं बनाए, आप जरूर बनाएंगे, और इंडिया का एक्सपैंड होएगा मार्केट. तो मुझे लगता है ऑनलाइन रिटेल कम्युनिटी जो है, ऑनलाइन ब्रोकिंग, नॉट दी ट्रेडिशनल ब्रोकिंग. सो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में आ गए फॉर एग्जाम्पल कोटक बैंक. तो कोटक बैंक के तो कस्टमर वही है जिसके पास 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख रुपए है. बट जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो आप जैसी कंपनियों के साथ जुड़ रहे हैं. तो ये आप एक 5 साल का रनवे देख सकते हैं कि ये 5 साल तक ग्रोथ आएगा. तो पहली चीज है, आप क्या, कैन यू लुक एट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 4 5 years in a company? So we also make mistakes. Like we bought a lot of these metal names. So we doubled money in Vedanta, we doubled money in Steel Authority, we doubled in Tata Steel, but we couldn't get out at the top because we were playing a 1-year game. So we never did it in 20 years, but we did it because COVID ke samay we had losses because of fall of the portfolio. So you should not take a 1-year view, you should take a 3 or 5-year view. So another trend that I can tell you in a 5-year view is electric vehicle.
So today, tomorrow, day after, everyone will be shifting to EVs, maybe driverless cars, autonomous driving. So these are big trends that you can see. So now you can't play autonomous driving from India. What do? You go and buy software companies that are going to help the US in innovation. And software companies have come back to 2021 price earnings ratio, not the price, but 2021 price earnings ratio. So you can see a large trend there. So this is how you normally look at a trend and you pick them up. सर ईवी की जैसे आपने बात करी तो देखिए मैं तो एक लेमैन हूँ, मैं देखता हूँ जी। चीज़ों को कि भाई आसपास क्या हो रहा है। तो ईवी का कहीं ना कहीं एक वो दो नेगेटिविटी चलती है ईवी को लेके कि अल्टीमेटली ईवी में भी जो है हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। वो हम अब पेट्रोल नहीं तो कोल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उससे नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा जो मुझे दिखता है वो आजकल जो ये फायर वाले इंसिडेंट हो रहे हैं, हमने रिसेंटली देखा है कंपनी की 2 व्हीलर्स में कहीं पे आग लग रही है, या एक कंपनी नहीं बाकी और कंपनीज के भी कुछ 4 व्हीलर्स में भी आई थिंक दे कॉट फायर। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब इससे कोई धक्का लगा है ईवी सेक्टर को या ये छोटी मोटी चीज़ें हैं? नहीं, because when you start, you will always have these instances. We don't talk about, for example, जो आपने पहले उसकी बात करूं मैं, environment वाली बात, तो that is true because अगर आप EV में जाओगे, you use so much of metals and copper that you need so much of coal first to burn and to extract copper and coal and other metals and aluminum. But broadly, when a sector starts, you will have these kind of instances. And if a petrol car catches fire, we don't report it because it's considered to be normal. If an EV catches fire, then we report it. And if it is serious, the government will shut it down ASAP. The fact that the government is not shutting it down means कि they think कि technology issue है, आगे चलेगा. But जो आग लगती है, ये सब होता है, तो छोटी मोटी एक कंपनी की प्रॉब्लम हो सकती है, but the entire sector from this stage cannot turn back. हाँ, 5 years back had you thought कि यार ये बनेगा कि नहीं बनेगा, उस समय इनिशियल स्टेजेस थे. आज 3-3, 4-4 मिलियन गाड़ियां एक एक कंपनी की चलती है ईवी की, इंडिया ने इंटरनेशनली. तो वहां से 3 million people can't be driving a certain vehicle just because it is catching fire, because वो उठते तो टेस्ट होते ही है. राइट, ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है या वो जो एवरेज टेम्परेचर है या जो एनवायरनमेंट है उसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरी बात मेरे को एक ईवी को लेके एक और भी है, अगर मैं जैपनीज़ ऑटोमेकर्स को देखता हूँ, खासकर मैं टोयोटा की बात करता हूँ, होंडा की बात करता हूँ, तो दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे अगर मैं होंडा की बात करता हूँ तो वो निकाल रहे हैं हाइब्रिड, जिसमें आपका पेट्रोल प्लस बैटरी वाला काम चल रहा है। फिर अगर मैं देखता हूँ कि टोयोटा किस तरफ काम कर रहा है, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी शायद उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रही है। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट कहीं ऐसा तो नहीं ईवी की थीम उठने से पहले ही गिर जाए और कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल आ जाए, इस चीज़ का डर लगता है कभी? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बट जापानीज बहुत कॉशियस लोग हैं. आपको पता होगा कोविड के समय भी वैक्सीनेशन में जापान सबसे पीछे था डेवलप्ड कंट्रीज में. वो कभी भी कुछ नया करने के, आप कोई भी इनोवेशन रेयरिटी है. मुझे लगता है वॉकमैन के अलावा जो ओकियो मोरितो ने बनाया था, जापान ने कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं बनाया. वो बोले तुम लोग बना लो, फिर मैं स्केल के साथ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेम चीज बना लूंगा. सो आई थिंक बाय नेचर जापानीज आर कॉशियस, एंड दिस इज ऑफ द टॉपिक बट व्यूअर्स माइट लाइक इट. सो अगर आप जापान में गाड़ी का लाइसेंस लेने गए हैं, कार ड्राइविंग का, और आप आए, बोलो इंस्ट्रक्टर बोला प्लीज सिट डाउन इन जापानीज ऑफ कोर्स, और आपने गाड़ी खोल के बैठ गए, वो वहीं फेल कर देगा आपको. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गो अंडरनीथ द कार एंड सी इफ देयर इज अ कैट और अ डॉग सिटिंग. तो वो इतने कॉशियस हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस में भी दे वांट यू टू एंश्योर कि गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ है. सो दैट इज हाउ इट इज डन. हमारे इंडिया में तो बैठ चिप्स खाओ और आगे बढ़ो और कर दो यार, क्या है इसमें. वो बेल्ट की बीप भी बजते रहने तो कोई दिक्कत नहीं. कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं. राइट, तो मतलब जापानीज थोड़े कॉशियस है, आई थिंक उनको वो भी वेट कर रहे हैं कि पहले सब लोग एक्सपेरिमेंट कर लें. देखिए, ह्यूमन लाइफ की कीमत अमेरिका से ज्यादा कहीं नहीं है. वहाँ एक आदमी मर जाता है वो पूरे शहर को रोक देते हैं. हाँ, चाइना तो अभी कर रहा है शंघाई में, बट दे आर डूइंग इट फॉर डिफरेंट रीजन. बट रियल डेमोक्रेसी में ह्यूमन लाइफ की कीमत अमेरिका से ज्यादा कहीं नहीं है. और ईवी सबसे बड़ा उधम मचा रहा है अमेरिका में, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो ईवी को भी क्रेडिट दिया है. अभी आप देखेंगे कल ही बिल पास हुआ है. तो अमेरिकन गवर्नमेंट हैज सेड इट्स सेफ. अगर कोई लफड़ा होता तो आई डोंट थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट वुड हैव गिवन $7,500 क्रेडिट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया में भी ईवी का फ्यूचर ब्राइट रहे. एक नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे पास है कि आपने कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट से, आपके इंटरव्यू से जो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आपने बोला कि जो कंपनीज बहुत सारी एक्विजिशन करती हैं, आप उनसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं. उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्यों उनसे आप दूर रहना चाहते हैं? देखिए, मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ, शिकार को खरीदो, शिकारी को नहीं. बिकॉज आप अगर
अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपको लगता है बगल वाला 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उससे बात कर लें, हम लोग ले लें, दोनों ड्यूप्ले बना लें, कुछ कर लें। आप अगर उसका फ्लैट 40 लाख का होगा ना, आप पूछने जाओगे सुबह चाय पे कि यार बॉस बेच देगा क्या, वो सीधा 50 लाख बोलेगा आपको, 40 नहीं बोलेगा। चाहे नॉर्मल केस में वो 40 में ही बेचता। सो वेन एवर यू बाय समथिंग यू हैव टू ऐड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गूगल एंड यू बॉट यूट्यूब, आपने 100x कर लिया बिकॉज आपने अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू एंटायर चीज को लेवरेज कर दिया। इफ यू आर फेसबुक एंड यू गॉट इंस्टाग्राम, यू गॉट व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में कल मैं पेमेंट सिस्टम बिठा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो जस्ट टू ऐड रेवेन्यू और जस्ट टू ऐड टॉप लाइन, then I don't think it's going to work. But if you're doing an acquisition, and as an investor, all our people over here who are watching the show and who are trading the markets, सब बेसिक इंटेलिजेंस वाले हैं, उनको समझ आ जाएगा कि एक्विजिशन सिर्फ रेवेन्यू टॉप लाइन और ग्रो और प्रॉफिट बॉटम लाइन ऐड करने को है, कि इसके साथ रेवेन्यू बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नॉट अ रिकमेंडेशन, ग्रासिम अभी सोच रहा है मैं पेंट बिजनेस में चला जाऊं, तो ग्रासिम का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ग्रासिम ऑलरेडी जानता है कौन घर बना रहे हैं, जिनको सीमेंट सप्लाई करता है, बोलो बॉस मेरा भी पेंट ले लो, इट्स वेरी इजी। तो यू आर एक्चुअली लेवरेजिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। और पेंट तो कभी ऑनलाइन बिकेगा नहीं कि अमेजन में आप गए और 2 लीटर पेंट मंगा लिया, मंगा सकते हैं बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ग्रासिम गेटिंग इनटू पेंट और ग्रासिम बाइंग इन पेंट कंपनी is not a bad acquisition. But for example, tomorrow, if Infosys buys a cement company, then I'll say, क्या हो रहा है भाई? Like that. और ग्रासिम enters into some kind of FMCG business. FMCG business, correct. Right. हाँ, तो वो दिक्कत लगेगा। ओके, तो मतलब एक्विजिशन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि कैपिटल एलोकेशन सही नहीं हो रहा है अगर हम सही एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ वो है कैपिटल एलोकेशन। आप महंगा खरीद लीजिए, 100 का आइटम 110 ले लीजिए, बट क्या आप वो 110 की वैल्यूएशन को 220 बना सकते हैं क्या? जैसे मैंने बोला फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बोला यूट्यूब के साथ आपने गूगल ने खरीदा यूट्यूब $1 बिलियन में, आज $175 बिलियन बोलते हैं यूट्यूब का रेवेन्यू आ रहा है, क्या कमाई हो रही है। तो बिकॉज लेवरेज कर सकते हैं, क्या आपके पास अगर कस्टमर है तो देन यू शुड डू इट। राइट। एक और चीज़ हमें आपके बारे में पढ़ते समय, रिसर्च के समय पता चली कि आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ग्रोथ कंपनीज में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हाई डिविडेंड यील्ड भी होना चाहिए। तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता कि ग्रोथ कंपनीज और हाई डिविडेंड यील्ड ये कैसे साथ में चलेगा? नहीं चल सकता है, बिकॉज अगर हाई डिविडेंड यील्ड में ये बोलता हूँ कि जब लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, अगर मैंने ग्रोथ कंपनी लिया जो 40% ग्रोथ कर रही है, 30% ग्रोथ कर रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड इट्स ग्रोइंग एट 30%, तो कैश फ्लो जो आ रहा है वो सारा यूज हो रहा है केपेक्स के लिए, बिकॉज केपेक्स आप नहीं लगाएंगे तो नया ग्रोथ नहीं आएगा। लेट्स अज्यूम द ग्रोथ स्टॉप्स and there is no further market because saturation हो गया, whatever happens, the product changes or whatever happens, right? And the growth stops, then but still your company is generating some amount of earnings every year. So then if that company distributes those earnings back to its shareholders as dividend, then the dividend keeps the stock price from falling. फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टॉक लिया था पेज इंडस्ट्रीज, 350, सबको पता है कहानी, बोर भी हो गए होंगे लोग सुनकर, जो अभी 14-15 हजार में हमने बेचा 2015 में, बिकॉज हमें लगा ग्रोथ नहीं होगा। बट 2015 से 2018 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, 3-4 साल, बिकॉज ग्रोथ आ नहीं रहा था। Then suddenly post the lockdowns, page started moving up. So the reason was, and the stock did not fall 50% because it was a free cash company. तो वो cash flow से वो company dividend दे रही थी। तो अगर डिविडेंड यील्ड का मतलब है फ्री का, अगर कैश फ्लो आ रहा है और डिविडेंड यील्ड आता है, तो आपका स्टॉक 50-60%, नॉर्मली ग्रोथ कंपनीज फॉल 60% व्हेन द ग्रोथ स्टॉप्स, बट इफ यू हैव अ डिविडेंड बफर देयर, तो द कंपनी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट केपेक्स, बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ इन द फ्यूचर, इट वुड डिस्ट्रीब्यूट द मनी बैक टू यू एज अ शेयर होल्डर। तो वो हिसाब से देखना चाहिए। राइट। ओके, एक दो क्वेश्चंस और है मेरे पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे भी यही लगती है, और आपकी भी वेबसाइट पे भी ये बात लिखी हुई है, ओनली अ गुड बिजनेस कंबाइंड विद गुड मैनेजमेंट कैन क्रिएट वैल्यू। तो अब इन दोनों को एक लेमैन इन्वेस्टर कैसे ढूंढे, एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छी मैनेजमेट, क्या क्या उसे पॉइंट्स देखने चाहिए? देखिए, अच्छा बिजनेस मुझे लगता है अल्कोहल का बिजनेस बड़ा बढ़िया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। खराब मैनेजमेंट आया विजय माल्या, खराब कर दिया। अच्छा मैनेजमेंट टाटा, खराब बिजनेस में घुस गए 100 साल से कर रहे हैं स्टील। आज पिछले 20 साल में टाटा स्टील का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से भी कम है 25 साल में।
तो ब्रिलियंट बिजनेस, टाटा से अच्छा क्या क्या मैनेजमेंट होगा। बट वो जब टाटा स्टील में घुस गए, सो सेम टाटा जब बोलता है मैं सॉफ्टवेयर करूंगा, तो गुड मैनेजमेंट मीट्स अ गुड बिजनेस, वो बना लेते हैं टीसीएस, जो आज के दिन टाटा का मार्केट कैप का मुझे लगता है इट्स अबाउट 70-80% ऑफ द एंटायर टाटा ग्रुप्स मार्केट कैप। एंड अ बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस, वो तो बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप वकरंगी ले लीजिए, वो बिजनेस का कोई इंटरनेशनल मॉडल ही नहीं था, मैनेजमेंट कहाँ से आए कौन आए पता भी नहीं चला। सो दैट इज हाउ, और मे बी बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस, अपने माल्या जी को ही पकड़ लो आप, वो किंगफिशर एयरलाइन उड़ाने चले गए। सो बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस सीधा जीरो होता है। तो वो एंगल से देखना चाहिए। और क्योंकि गुड मैनेजमेंट इन अ गुड बिजनेस एक रेयरिटी है, आपको 40 या 20 या 15 स्टॉक आइडियाज मिलने बहुत मुश्किल है, आपको 8-10 मिल गए आपकी लाइफ बन गई। जहां आप 8 से ऊपर जा रहे हो, राइट, आपके रिटर्न्स धीरे धीरे कम नहीं होंगे, लेकिन वो जो ख्वाब है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मैं यहां से मारू छक्का, मतलब वही वाली बात है ना, 100 स्टॉक ले लिया, एक स्टॉक का 1% एलोकेशन, वो 100 गुना भी हुआ तो आपका पोर्टफोलियो डबल ही हुआ। 100 गुना कितने बार होंगे लाइफ में, और आप 100 गुना होए, आप रख लें उस स्टॉक को, बेचे नहीं, डरे नहीं गिरने पे, इट्स अ रेयरिटी, लेकिन वो डबल ही करता है पोर्टफोलियो। एलोकेशन इज द रियल थिंग। राइट, राइट। ये बात ना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समझना, कि 100 स्टॉक्स लेने से शायद उतनी जल्दी आप अपना पोर्टफोलियो का साइज़ नहीं बढ़ा पाएंगे जितना आप जो है कॉन्सेंट्रेटेड, एक अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे बढ़ा पाएंगे। एक बार ट्विटर पे आपने बोला था वेदर गेटिंग रिच वाज अ मैटर ऑफ चॉइस और चांस, तो ये क्या थॉट था इसके पीछे प्लीज़? देखिए, चॉइस वाली बात यह है कि आपके पास छोटा कैपिटल है, व्हेन आई से छोटा, आई विल स्टार्ट विद 5-7-8 लाख, बिकॉज 1-2 लाख तो आज के बाजार में, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, बट आप पहुंचोगे कहाँ? 1 लाख को 10 गुना करोगे तो 10 लाख पहुंचोगे, फिर 10 गुना करोगे तो 1 करोड़ पहुंचोगे। पहले तो 10-10 गुना आप कर पा रहे हो कि नहीं, फिर उसके बाद यू आर हिटिंग ओनली 1 CR विच आफ्टर 20 years, बिकॉज इफ यू डू 26% CAGR यू मेक 10 times in 10 years। तो इफ यू डोंट हैव कैपिटल, यू हैव टू कट एक्सपेंसेस। आपको पीवीआर के शोज नहीं जाने हैं, आपको रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, एंड इट लुक वेरी डिस्ट्रॉइंग, बट इनिशियली दैट्स द ओनली वे आउट। यू हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब मैं काफी जनों को बोलता हूँ, यहाँ पे आदमी खट रहा है, अगर दुबई जाके गाड़ी चलाए, ड्राइवर बन जाए 3 साल, तो शायद वो ज्यादा पैसा कमा ले। इट डजंट मीन यू हैव टू बिकम अ ड्राइवर, इट मीन्स दैट यू हैव टू लुक एट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आप शाम को कोई काम कर लें, सुबह कर लें, ट्यूशन कर लें, वो पैसे को इक्विटी में डालिए। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आप शाम को काम करोगे, ट्यूशन करोगे, अब बच्चों को पढ़ाओगे, अगर आप इंजीनियर हो तो आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, 9-10 मैथ्स पढ़ा सकते हो, वो कैपिटल लीजिए। वो फिर चॉइस हुआ आपका कि आप शाम को टीवी नहीं देख रहे हो और वो बिग फाइट नहीं देख रहे हो, और कैसे एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिशियन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो आप छोड़कर यू आर डूइंग दिस। सो मुझे लगता है, देखिए, चांस अगर होगा ना, इफ यू मेक मनी बाय लक, you are going to lose it again by bad luck, because good luck cannot be your own personal thing. good luck से पैसा बनेगा तो bad luck आके ले जाएगा, और choice जब होएगा कि मुझे तो करना ही करना है, और जहां आपको लगेगा कि ये पैसा जा रहा है, you have to exit. For example, मैंने बोला स्टॉक, कोई गड़बड़ हो गया, स्टॉक नीचे है तो आप बेच के निकले, तो choice means कि you have to destroy, or you have to let go a lot of your डेली थिंग्स ऑफ लिटिल हैप्पीनेस। दैट इज लाइक, मैं रात को शाम को 1 घंटा में मूवी देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, बात देखनी अच्छी बात है, लेकिन 5 साल बाद देखना यार, पहले पैसे बना लो, लोगों को कुछ कराओ, कुछ रेवेन्यू जनरेट करो, या दैट वे। क्या बात है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सबके लिए, कि हम लोग पैसिव इनकम के तो दीवाने हुए पड़े हैं और एक्टिव इनकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी पैसिव इनकम के रिसोर्सेज हम लोग बनाएंगे। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली ये बात है कि भाई आपने पहले अपनी सैलरीज, अपनी रेम्यूनरेशन, अपना बिजनेस बढ़ाना है, वहीं से पैसा निकाल के जो है आपने इन्वेस्ट करना शुरू करना है इक्विटीज़ में, तभी आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। चांस की बात नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और अचानक से अमीर हो जाएंगे। सर एक बात मुझे बताइए कि बहुत सारे ना, मतलब जैसा आपने बताया कि बहुत छोटी अमाउंट के साथ आजकल जो है उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। मैं बात करता हूँ ऐसे व्यक्ति की जो 20,000 रुपये महीने की सैलरी पे काम कर रहा है, राइट, या वो ओवरऑल पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके भी 20,000 रुपये कमा पा रहा है, बिल्कुल एकदम लेमैन की बात कर रहा हूँ। क्या वो स्टॉक मार्केट में कुछ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस अपना शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? मतलब उसके लिए बेस्ट रूट क्या रहेगा जो एक 20-25,000 वाला व्यक्ति है? नहीं कर सकता है। एंड विथ नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोरलाइज एनीवन, मतलब आप ये कहना है कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और मैं अमेरिका का ट्रिप करके आना चाहता हूँ, बताइए सर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आप, या तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 20,000 में आप खाएंगे, आप रहेंगे, आपके पैसे उड़ जाएंगे।
तभी आपको डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करने हैं। आप ट्यूशन कर लें सुबह शाम, बहुत बहुत पैसे मिलते हैं ट्यूशन करके। मुझे लगता है ट्यूशन करके आदमी 50-60 हजार रुपए आज के दिन कमा सकता है। तो बेसिक आपका दिन का समय उधर गया, सुबह ट्यूशन करें, शाम को ट्यूशन करें, कुछ भी करें। और ट्यूशन अच्छा काम है, मैं और कोई काम इधर उधर करने नहीं बोलूंगा, दैट 200 थिंग्स टू डू इन लाइफ, बट ये करके यू हैव टू इंक्रीज इनकम फर्स्ट। मतलब इन पैसे ही नहीं है तो कैसे बनेगा? या फिर कोई अमीर घर की लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो तो आपके हाथ में नहीं है। राइट राइट राइट, क्या बात है। तो मतलब आपका कहना है कि अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाई जाएं और उसके जी बाद अपना अपना सबसे ज़्यादा सेविंग का अमाउंट बढ़ाएं, इनकम का अमाउंट बढ़ाएं, सेविंग का अमाउंट बढ़ाएं, और फिर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सुबह 6 बजे से लेकर अगर कोई रियली काम करना चाह रहा है, रात के 9 बजे तक उसके पास टाइम है। अब आप कैसे एलोकेट ग्रेट। कर सकते हैं? आप 5:30 5:15 पे उठें, 6 बजे तक रेडी हो जाएं। अब आप क्या काम कर सकते हैं? 10 बजे आपकी ऑफिस स्टार्ट होती है, ऑन द वे जाना है, क्या करना है। सो यू हैव अ लॉन्ग विंडो। हम उसको आधा ही यूज करते हैं। नहीं, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, आराम से उठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, देखें कल शाम को क्या हुआ बिहार में, किसकी गवर्नमेंट उलट गई, ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा ट्विटर है, पे क्या ट्रेंड कर रहा है, किस कौन क्या आज बोल रहा आज आज किसको बॉयकॉट कर रहे हैं। राइट राइट। एक बात आपने है। और और बोली मैं थी आपको कि इंटरप्ट करके बोलूंगा, ये हाँ सब हाँ मेरी जी। पर्सनल चीजें हैं। मैं जब हमारा बिजनेस खत्म हो गया, तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे से क्लासेस लेता था, 10 बजे तक की। मैं स्कूल में पढ़ाने आता था पार्ट टाइम, और उसके बाद शाम को मेरी क्लासेस चलती थी 8, 8:30, 9 बजे तक की। तो बच्चे उस समय छोटे थे, हमारा बिजनेस उलट गया था, बट आई जस्ट न्यू कि पैसा बनेगा तो शेयर बाजार से बनेगा, और कैसे मैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड ऑन करूं। मैं हर चीज सिखाता था, करता था। मैं बचपन में, आई एम टेकिंग यू ऑफ द ट्रैक, बट in college प्लीज डू। times I was doing graphology, which is by looking at a signature I could tell you your nature। अगर आप साइन करें, मुझे बताएं, मैं बता सकता हूँ। मैंने उसकी क्लासेस स्टार्ट की, मैंने स्टॉक मार्केट की क्लासेस स्टार्ट की। वहीं से मेरी थॉटफुल इन्वेस्टर बुक आई, बिकॉज कुछ कुछ लिखते 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 यू accumulate things। So I'm not saying that I did something, I'm saying that if you want, there are so many hours in a day, you just have to fill up those hours। तो आफ्टर दी सेशन सर मैं सिग्नेचर दिखाने वाला हूँ आपको, तो आप बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि फेडरल रिजर्व इज द बिगेस्ट बुल इन द वर्ल्ड। हाँ। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बड़ी जबरदस्त 48 स्टेटमेंट है। आप बताइए, इंडिया में किसान का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? हमारी गवर्नमेंट। आई थिंक यस यस, हमारी गवर्नमेंट, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं यस। सकता है। तो अमेरिका में 48% अमेरिकन आर इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट, and because 48% are invested into the stock market, Biden cannot win any election, mid-term, long-term, short-term, side-term, left-term, right-term, by having the Dow Jones come down। So फेडरल रिजर्व जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का बात नहीं सुनती है, बट इनडायरेक्टली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ओवरऑल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेड ने इन्फ्लेशन, अब बहुत बड़ी बात चलती है वॉल्कर की। वॉल्कर ने 1981 में क्या किया? 20% इंटरेस्ट रेट ले गए। ले जाओ फेड, 10% इंटरेस्ट रेट, 12% ले जाओ। जब स्टॉक मार्केट आधा होगा ना, तो लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे वहां पे। मतलब हमारा खुद का दिमाग खराब हो जाता है, शेयर बाजार डाउन होता है, बोले कौन जाएगा बाहर, छोड़ो यार। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव कैश, इवन एट दिस स्टेज में तो बाहर नहीं आने की इच्छा नहीं होती है, मार्केट खराब है, छोड़ दो। सो जब मार्केट, इट्स कॉल्ड द वेल्थ इफेक्ट, द नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट। तो फेडरल रिजर्व नोज कि अगर मार्केट खराब हुआ तो स्पेंडिंग विल बी कर्टेल्ड ऑटोमेटिकली बाय the people out there, because 48% are invested into the stock market, and they will not vote the government back। So the government of US, the American government, and the Fed are the two biggest bulls on the globe। और जब तक वो ठीक हैं, आप ठीक रहेंगे। क्या बात है। एक सर, हमें तो डॉलर के प्राइस पे भी आपसे बात करनी है कि डॉलर और रुपी टर्म में क्या चल रहा है। तो हमें तो 80 पे डर लगता है, और आपने एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि 225 हो जाएगा, कि $1 225 रुपए का हो जाएगा इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसका कंक्लूजन की आपकी अजम्पशंस क्या है, इसका बेसिस क्या है, और ये इंडिया पे कैसे इंपैक्ट डालने वाला है? डॉलर और रूपी की पैरिटी जो होती है, जनरली ये होता है, अगर अमेरिका में, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना और टर्की की करेंसी बहुत लुढ़की है, तो हमारे व्यूअर्स जाके चेक कर सकते हैं लास्ट 1 साल में। अब हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट? टर्की घूमने चले जाए, वहां की करेंसी गिर गई है, बट हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट कि अगर इन्फ्लेशन रेट एक कंट्री का 20% है, जो अर्जेंटीना में 70-80% है, और दूसरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो दोनों का करेंसी में जिसका कम इन्फ्लेशन है उसका करेंसी डेप्रिसिएशन कम होगा, वो एप्रिशिएट करेगा। दैट इज बिकॉज अवर डॉलर इन यूएस मीन्स कि आप 80 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना इंडिया में खरीद सकते हैं, उतना ही अमेरिका में खरीदने के लिए आपको $1 ही चाहिए।
अगर इंडिया में आपको उतना सामान खरीदने के लिए 160 रुपए चाहिएंगे, जो इन्फ्लेशन के कारण होगा, तो उतना ही सामान आपको अमेरिका में खरीदने के लिए $1 चाहिए और 160 हो गया अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो हमारी पैरिटी है एक्सचेंज की वो $1 to 160 हो गई। और इंडिया का इन्फ्लेशन एज अ मैटर ऑफ थिंग अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट several years have been ahead of America by at least 4 to 5 percentage points. So अगर आप वो एंगल से देखेंगे तो हर साल मुझे लगता है 3 से 4% कम से कम इंडिया का इन्फ्लेशन अमेरिका से ज्यादा होता है। अमेरिका में 2% इन्फ्लेशन में तो पकड़ के लाओ नीचे, और हमारे लिए 5.5-6% इन्फ्लेशन तो हम 40 साल से देख रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो डिस्पैरिटी ऑफ इन्फ्लेशन विल सेट द एक्सचेंज रेट। ओके, तो उससे में एज सच इंडियंस को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर वो normal है। प्राइस क्रॉस भी कर जाता है वो नॉर्मल रहेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन है। हाँ, बट अगर आपके बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने 10 साल बाद 15 साल बाद, आपको लगेगा मैं क्या डॉलर में ले आऊं रुपए? नहीं, 3% साल का कोई खास बात नहीं, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन 6% इंडिया में है तो इंडिया में अर्निंग भी 6% से बढ़ रही है। आपकी जो नॉर्मल एसेट्स है वो भी 6% से बढ़ रहा है। अमेरिका में 2% इन्फ्लेशन है, तो नॉर्मल चीजों के दाम भी वहां 2% से बढ़ रहे हैं। तो इतने हाई तौबा वाली बात नहीं है। जिंदा तो हम 80 पे भी है ना, आज से 25 साल पहले तो $30 का था, बट लाइफ चलती है, लाइफ मूव्स ऑन। राइट राइट। एक बात आपने बताई कि आपने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करी है 4 स्टॉक से, जिसमें है पेंटलून, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो कैसे आपको ये स्टॉक आइडियाज कैसे आए? आपने क्या रिसर्च किया है, क्या पैरामीटर्स लगाए, क्या फिल्टर्स लगाए जो आपको ये 4 स्टॉक्स जिससे आप बताते हैं कि आपने बहुत वेल्थ क्रिएट देखिए, करी जो आपको मिले? सबसे लंबा जो बोलते हैं ना हम लोग, लंबी रेस का घोड़ा आपको जब भी पता चलेगा जब कोई इंटरनेशनल मॉडल होगा। तो सो पैंटलून, अगर मुझे उस समय इतनी अकल होती जितनी आज मुझे लगती है मेरे में है, तो मैं नहीं लेता, क्योंकि वो अकाउंटिंग इश्यूज थे। वो अपना इन्वेंट्री को कॉस्ट पे नहीं लेता था, वो सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन पे लगा देता था। मतलब इन्वेंट्री के अंदर भी वो पैकिंग करता था, और इन्वेंट्री को लेकर भी उसमें बहुत झमेले थे। बट मुझे हर वक्त नजर आया कि वॉलमार्ट ने इतने पैसे बनाए 60s में, 70s में, 80s में। एंड व्यूअर्स शुड अगेन गो एंड नोट, वॉलमार्ट से एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती थी के मार्ट अमेरिका में, जो फोल्ड अप हो गई बिकॉज के मार्ट वाज ट्राइंग टू गो ऑल ओवर, एंड वॉलमार्ट हैड दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन प्लेस मॉडल कि एक जगह से स्टार्ट किए, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर एक और दुकान खोलते जाओ। तो पैंटलून वाज नॉट डूइंग दैट, ट्रेंट वाज डूइंग दैट। तो मैंने पैंटलून ट्रेंट दोनों लिए। ट्रेंट में मेरे 8 गुना पैसे बने, मैं बेच के निकल गया, 6 गुना बने। पैंटलून आई हेल्ड ऑन। सो द आइडिया वाज, लेकिन ट्रेंट आज भी सर्वाइव करता है, आज भी अच्छा काम करता है, बट पैंटलून बंद हो गई बिकॉज पैंटलून एक स्टोर खोलता था कलकत्ता में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा बॉम्बे, चौथा दिल्ली, पांचवा चेन्नई, सो ऑल ओवर इंडिया। सो कोई सिनर्जी नहीं आती थी। सिमिलरली जब बीमार्ट आया, मुझे लगा शायद आई अगेन फाउंड अ वॉलमार्ट। तो हमने वॉलमार्ट, मैं आपको सिंपलिस्टिक बता रहा हूँ, फिर तो बैलेंस शीट देखेंगे, सब ग्रोथ देखेंगे, वो सब राइट राइट राइट। बजाज फाइनेंस जब आया तो सिंपल सिस्टम था। इंडिया में कितने जन 30,000 40,000 का लोन लेते हैं? बहुत जन। और जब पर कैपिटा इनकम $2,000 $2,500 से $5,000 पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली आपकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल हैव more future earnings to show your lender and say कि यार why don't you give me a little more because I'm going to earn a little more over the next 2-3 years। तो बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी देखे तो वो एंगल से नजर आया कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। मुझे आज भी लगता है बजाज फाइनेंस नेक्स्ट 3-4-5 साल तक ग्रोथ करेगा। तो ये ढंग से आपको स्टॉक्स देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ में ही पैसा बनता है। वैसे पैसे तो हमने डबल, मैंने आपको बोला ना, हमने मेटल स्टॉक्स पे बहुत किए, लेकिन वो कोई मजा वाला बात नहीं है। मेरा पर्सनल अनुमान है, और व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड एंड मे बी दे कैन रिकंसाइल, इफ यू प्ले फॉर अ डबल, पैसे बहुत कम बनते हैं। डबल इन 1 ईयर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको छक्का मारना है तो क्रिस गेल की तरह मारना है कि 15 मीटर बाउंड्री लाइन के पीछे जाए, मतलब स्टैंड पे किसी को लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छक्का मारूंगा, बॉल टप के एकदम बाउंड्री लाइन के 2 फुट उधर जाए और फील्डर कूद के भी कैच नहीं कर पाया, तो इट्स नॉट अ ब्रिलियंट एफर्ट, इट्स अ बैड एफर्ट। ब्रिलियंट एफर्ट होता है मारो सीधा बॉल स्टेडियम के बाहर। तो आप 1 ईयर गेम, 2 ईयर गेम, डबलर गेम जो खेलते हैं हम लोग, वो गड़बड़ है। अगर आपको 5x दिखेगा कोई स्टॉक, तो अल्टीमेटली आपके हाथ में 3x आएगा, बिकॉज हम उतने तो एक्सट्रापोलेट नहीं करते हैं ना। राइट राइट, उतनी में assumption लेनी पड़ी। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में सर? पेज में इट वाज वेरी क्लियर, बट पेज में इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं था, बट द कंपनी वाज ग्रोइंग and it had a very inelastic demand, and I was wearing jockey, and that was the only company that was growing at 30% at that time। फ्री कैश फ्लो सब कुछ होता था उसमें, डिविडेंड देती थी कंपनी बहुत, हर साल डिविडेंड बढ़ा देती थी। एंड मुझे शुरू में
तो नहीं लगा है 40 गुना 50 गुना होएगा। शुरू में था कि 8-10 गुना होगा, बट देन एज यू मेट द मैनेजमेंट, दे एडेड न्यू प्रोडक्ट्स एट लीजर। तो अब आप सुबह दौड़ रहे हैं तो आप पेज के जॉकी के ट्रैक पैंट पहन के दौड़ रहे हैं। सो कंपनी आपको चलते, जो अच्छी कंपनियां है ना, वो नए नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे काफी व्यूअर्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन 2000 एंड माइक्रोसॉफ्ट इन 2022 एंटायरली डिफरेंट कंपनीज। तो सिर्फ विंडोज बेचते थे वो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का झमेला आ गया था। अब एज्योर एंड क्लाउड और 20 तरीके का काम करते हैं ये लोग। तो द थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, एंड इफ यू हैव अ गुड कंपनी, द गुड कंपनी विल फाइंड अ न्यू वेज टू ग्रो फॉर यू। राइट, राइट, ओके। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कोई और ऐसे 4-5 स्टॉक्स हैं जो स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप बता सकते हैं, जिनमें इस तरह की वैल्यू आगे क्रिएट होने का आपको चांस लग रहा है, जैसे कि बजाज फाइनेंस या पेज इंडस्ट्रीज है। नहीं, अगर आप देखेंगे तो छोटा सा हमारा छोटा उतना बड़ा मार्केट कैप का स्टॉक नहीं है। माइंट्री हमारे पास स्मॉल केस में है फॉर एग्जांपल। तो हमें लगता है माइंट्री नेक्स्ट सेवरल इयर्स ऑफ ग्रोथ प्राइस्ड इन है, और वो अभी इसका मर्जर वर्जर एक और कंप्लीट हो जाएगा, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू डू वेरी वेल। बिकॉज आपको क्या है, अब आप यूएस इनोवेशन खेलना है इंडिया से, सो देयर आर टू वेज। एक आदमी है जो सट्टा कर रहा है शेयर बाजार में, रोज सुबह जाता है, बोलता है आज आर या पार। एक है जो दिन में आता है, पाव भाजी वड़ा पाव वहीं खाता है, चाय पीता है, और वड़ा पाव पाव भाजी वाले 200 सट्टे वाले को खाना खिलाते हैं। तो माइंट्री एंड इंडियन सॉफ्टवेयर मिड टायर कंपनीज आर लाइक द वड़ा पाव एंड द पाव भाजी वाला, जो आप जीतो या नहीं जीतो, कुछ काम है मेरे से खाना खाओ और आगे बढ़ो। सो इंडियन सॉफ्टवेयर में रिस्क नहीं है, रिस्क अमेरिकन सॉफ्टवेयर में है। लेकिन अमेरिकन सॉफ्टवेयर में रिस्क का ये मतलब है कि पैसे या तो आपके आधे होंगे या 5 गुना 10 गुना होंगे। तो ये सब स्टेबल बिजनेस मॉडल्स है। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज जो मैंने माइंट्री इसलिए बोला बिकॉज हमारे स्मॉल केस फंड में भी है, और रिकमेंडेशन नहीं है ऑब्वियसली, आप जरा जाके देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। तो दीज आर कंपनीज विच यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। राइट, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। हम लोग ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के बहुत पास कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में? इंडिया को आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में? देखिए, हमारा जो बेस्ट पीरियड, मुझे एक चीज का मन में आती है, 2003 से 2008 के बीच में ह्यूज लिक्विडिटी फ्लो हुआ था ग्लोबली, जब फेडरल रिजर्व ने यही काम किया था। उस समय हम 7.5-8% ग्रोथ करते थे। इस बार लिक्विडिटी फ्लो के बाद भी हम 4.5% 5% पे अटक गए हैं। आई थिंक हमारा ग्रोथ ऊपर अगर नहीं आएगा, इंडियन इकोनॉमी तो बढ़ेगी, वी विल ऑल गेट प्रॉस्परस एंड थिंग्स विल हैपन, बट वी नीड टू स्टेप ऑन द ग्रोथ। इफ वी डोंट स्टेप ऑन द ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी उतने ज्यादा नहीं होंगे। 2003 से 2008 में आप उंगली दबा के कई स्टॉक रख लीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। ओनली थिंग वाज आपको रखने की ताकत होनी चाहिए थी। डर बहुत लगता था, 2006 में मार्केट गिरा था, 2004 में सर्किट डाउन हुआ था। और आपके काफी व्यूअर्स को पता नहीं होगा, शायद स्कूल में होंगे उस समय, सीपीआईएम के एक मैं लीडर, खुद स्कूल में था सर 2004 में। तो सुनिए आपको मजा आएगा। सीपीआईएम के एक लीडर थे एबी बर्धन। तो उनको बोला गया कि सर आप थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होगी, ये शेयर बाजार तो गिर गया। उसने बोला भाड़ में जाए शेयर बाजार, और शेयर बाजार हिट डाउन सर्किट। उसके एक ही लैंग्वेज से, भाड़ में जाए शेयर बाजार, हमको शेयर बाजार से कुछ नहीं है। तो ये जो चक्कर होता है ये मार्केट का, उसके बाद भी 2003 से 2008 में तो मेरा करियर बन गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, बिकॉज पैंटालून बढ़ गया, पेज बढ़ गया, टीवी पेज तो बाद में आया, खैर टीवी 18 हो गया। बिकॉज मुझे ये था कि पैसे बनाने हैं तो बड़े बनाने हैं। तो इंडिया को कुछ भी हो, आपको 5, 7, 10 कंपनियां मिल जाएगी पैसे बनाने की। यू शुडंट गेट बॉदर्ड बाई इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ये बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। होना है जिसको वो अपना काम है उनको करने दीजिए, आप इन्वॉल्व मत होइए। आप सोचिए कि मैं अपना टाइम, अपना नॉलेज बढ़ाऊं, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो उस टाइम को आप स्पेंड करिए टू ग्रो एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सो दैट एक फाइनल एक चीज, P into 1 plus R by 100 to the power of n। क्लास 5 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। R इज द रेट, हम जिंदगी भर इसी लगाते थे, क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न देगा। अरे भाई n को बढ़ा दो, नंबर ऑफ इयर्स। वॉरेन बफेट की बात हम करते हैं बिकॉज 95 तक जिंदा रह गए। P इनिशियल कैपिटल, तो P और N आपके हाथ में है। P इनिशियल कैपिटल, आप एक्स्ट्रा कैपिटल लाइए लगाइए। N नंबर ऑफ इयर्स, वो भी आपके हाथ में। आप इन्वेस्टेड रहिए बाजार से, छोड़िए मत, घटने दीजिए, बढ़ने दीजिए, दूसरी बात है। और R तो खैर हम कंट्रोल करते हैं, बट द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट कंट्रोल्स द R।
सर एक फॉलोअप क्वेश्चन बन गया इस पे, ऑल्दो लास्ट बोला था मैंने, बट जब आर की बात चली है तो एक इन्वेस्टर को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? हम हमेशा ये तो पूछते हैं कितना रिटर्न मिलेगा ये वो, लेकिन एक बढ़िया एक्सपेक्टेशन, एक सोची समझी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है जिससे डिप्रेशन ना हो, जिससे डिसअपॉइंटमेंट ना हो? देखिए, बिना डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के कोई अमीर नहीं हो सकता, स्ट्रेस फ्री कोई अमीर नहीं होता है। आपको अगर अमीर होना है, एंड आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव अगेन, यू हैव टू टेक स्ट्रेस, यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू द एज। अब काफी लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, रिस्क किसी को नहीं लेना है। तो एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, मेरे लिए तो आर या पार ही लगता है कि यार करना है तो लंबा करना है, 2 महीना 4 महीना स्टॉक नहीं चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 4x इन 4 years होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। बट अगर मैं उस ढंग से देखूं, निफ्टी रिटर्न में आपको सिर्फ आप बीट करेंगे अदर एसेट क्लासेस। उसके लिए आपको अमीर होने के लिए, फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए, आपकी ऑपरेटिंग इनकम विच इज योर सैलरी इनकम और सम अदर इनकम हैज टू बी मोर। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं तो कम से कम 10x एंड 10 years आपको करते रहना होगा, विच इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए 100 करोड़ होगा ना, होता नहीं है, बट टारगेट वही रखना चाहिए कि 26% CAGR। और छोटे पोर्टफोलियो में 4 5 6 स्टॉक 8 स्टॉक के साथ आदमी कर सकता है, बड़े पोर्टफोलियो में मुश्किल होता है। इसे एक लास्ट क्वेश्चन, ये पक्का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा क्योंकि मन में बातें आती जा रही हैं। तो ऐसे में इंडेक्स फंड को हम लोग कैसे देखते हैं अगर हम सिर्फ मार्केट के रिटर्न्स बनाएं CAGR टर्म्स में? इंडेक्स फंड ओके है, आपके बैंक एफडी से बहुत बेटर है, आपके गोल्ड से बेटर है, शायद आपके रियल एस्टेट से बेटर है, बट रियल एस्टेट में आप लेवरेज करके लेते हो, आप 20% डाउन पेमेंट देते हो, 80% बैंक का होता है, तो आपका रिटर्न ज्यादा दिखता है। बट इंडेक्स फंड से काम तो 60 साल की उम्र तक करना पड़ेगा। अगर आपको 40-45 पे काम छोड़ना है तो आपको डायरेक्ट इक्विटीज में आना होगा, और जब छोटा कैपिटल है यू कैन टेक मोर रिस्क। चले गए 3 लाख, चले गए, ट्राई तो मारा कम से कम। तो वो एंगल से सोचना चाहिए। इंडेक्स फंड इज लाइक सुनील गावस्कर पुराने जमाने के टर्म्स हैं, और स्टॉक पिकिंग हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स इज लाइक कृष्ण चारी श्रीकांत। चल गए तो उस दिन मैच घुमा देंगे अपने आप। राइट, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने, बहुत लेमैन जिसको समझ पाए, एक आम आदमी जिसको समझ पाए, आपने उस तरीके से समझाने की कोशिश करी। एंड बहुत जल्दी सर, मैं तो चाहूँगा दोबारा मिलें और खूब सारी बातें दोबारा से करें। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन प्लीज़ आपने जो समझाया उसके लिए मैं सबके बिहाफ पे आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। तो चलिए अब जल्दी से आज के शो की पूरी लर्निंग्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा हुई इन्फ्लेशन के ऊपर। तो इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मिस्टर बसंत अब थोड़ी कंट्रोल में है। अगर आप किसी बड़े ट्रेंड को स्पॉट करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल का कम से कम व्यू लेना चाहिए। यहाँ पे हमने बात करी थी ईवी के बारे में और ड्राइवरलेस गाड़ियों के बारे में। अगर हम बात करें तो एक बड़ा ट्रेंड है जो आगे चल के हम लोग देख सकते हैं। एक बात हमने और सीखी कि हमें उन कंपनी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो जबरदस्ती की एक्विजिशंस करती रहती हैं। हाँ, एक्विजिशंस अच्छी हो सकती हैं अगर उन एक्विजिशन से किसी तरह की सिनर्जी मिलती हो, और हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स इस एपिसोड में देखे भी। एक एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी एक्विजिशन जहां पे सिनर्जीज बनती हो और जिसकी वजह से हमारी सेल्स और साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हो। एक खास बात और जो हमने इस एपिसोड में सीखी कि हमें ग्रोथ कंपनीज में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वो ग्रोथ कंपनीज कहीं ना कहीं फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही हैं या नहीं। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो हमने देखी वो ये कि फेडरल रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा बुल है, क्योंकि 48% जो यूएसए के लोग हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है और उनका विश्वास ना हिल जाए, इसलिए फेडरल रिजर्व हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्टॉक मार्केट को नोज डाइव ना करने दे। एक सबसे खास बात जो मैं इस एपिसोड से सीखा और मैं चाहता हूं कि आप सब सीखें कि अगर आपने अमीर बनना है तो वो बाय चांस नहीं होगा, वो बाय चॉइस ही हो सकता है। और वो चॉइस ये है कि आपको अपनी एक्टिव इनकम, आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जो है वो बढ़ाना होगा, और उन रेवेन्यू स्ट्रीम से जो आप पैसा कमाएंगे आपको एक सेविंग की हैबिट डेवलप करनी होगी, और सेविंग की हैबिट डेवलप करके आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको शांति से वेट करना होगा। अगर आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है तो आपके पास वो पैसा नहीं आ पाएगा जो आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड आप लोग कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपका कहीं ना कहीं एक फोकस ये जरूर होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी इनकम को इंक्रीज करूं, चाहे फिर वो साइड हसल से हो या फिर वो आपकी
आपकी जो मेन ऑक्यूपेशन है उसी में आप लोग और मेहनत करके और कोर्सेज करके आगे बढ़ना चाहते हो। एंड फाइनली स्टॉक मार्केट से रिटर्न कमाने के लिए हम सबको पता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमने दो चीजों पे फोकस किया, एक टाइम और एक प्रिंसिपल। हम लोग ज्यादातर रिटर्न पे फोकस करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू बसंत सर सही नहीं है। आपको टाइम और साथ साथ में अपने प्रिंसिपल पे फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए आपको अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए और टाइम के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शो। उम्मीद करता हूं आपने इसको एंजॉय किया और आप इसको उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने हमारे बाकी एपिसोड्स को दिया है। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते मार्केट की बात के एक और एपिसोड में। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। आई फील ब्लेस्ड कि मैं इन लोगों से बातचीत कर पा रहा हूं और आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगता होगा। अगर आप जेन्युइनली सारे एपिसोड्स देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखते होंगे। राइट गाइस, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, कर दो। बेल आइकन को भी हिट कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कर लेना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। राइट, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.